Hello student, in the previous video we had learnt about what is the cell, discovery of the cell and types of the cell, that is singular cellular and multicellulars. So in this video we are going to study about cell structure and functions. Cell structures and function. You have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7th about the digestive organ which together constitute the digestive system. देखिए आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा है कि सभी ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. क्लास 7th में हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन एक साथ मिल करके कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं. ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन. जो सभी ऑर्गन होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया. सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. फॉर एग्जांपल रूट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. लीव एज यू लर्नड इन क्लास 7th आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड. इसी तरीके से प्लांट्स में जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, है ना. जैसे रूट्स जो होती हैं वो वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन पे हेल्प करती है. इसी तरह जो लीव्स होती है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. ईच ऑर्गन इन फर्दर मेटॉफ ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यूज. देखिए जो सभी ऑर्गन होते हैं वो कई तरीके के स्मॉलर पार्ट से मिलके बने होते हैं जिसे हम लोग टिश्यू बोलते हैं. A tissue is a group of similar cells performing a specific function. और टिश्यू क्या होते हैं? सिमिलर सेल से मिलके बने होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. पहली realized that an organ is made of tissue which in turn are made of cell. The cell is living organism is the basic structural unit. पहली को अब तक ये रियलाइज्ड हो गया है कि जो सभी ऑर्गन होता है वो कई सारे टिश्यूज से मिलके बनते हैं और कई टिश्यूज कई तरीके की सेल से मिलके बने होते हैं. और जो सेल होती है वो सभी ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल. सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल और सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. देखिए जो सेल का बेसिक कंपोनेंट होता है वो क्या क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होता है. द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इंक्लूड्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन. और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है. तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है. जैसे यहाँ पे हो गया साइटोप्लाज्म और ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है. और इसके सराउंड में ये किससे कवर होता है? सेल मेम्ब्रेन से. तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका एक और नाम है जिसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका एक और नाम है, ठीक है. फिर हम लोग देखेंगे The membrane separates cell from one another and also the cell from the surrounding medium. देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है, ठीक है ना. और अदर सराउंडिंग मीडियम मतलब सराउंडिंग मीडियम से भी इसको सेपरेट करती है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड allow the movement of substances or material both inward and outward. देखिए जिसकी सेल मेम्ब्रेन है ना ये पोरस हो जाती है. कब पोरस हो जाती है? जब इसमें मटेरियल को मूवमेंट कराना होता है इनवर्ड या आउटवर्ड. मतलब जब मटेरियल या सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है अंदर और बाहर की ओर तो सेल मेम्ब्रेन पोरस हो जाती है. पोरस का मतलब है कि उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं. फिर हम लोग एक्टिविटी 8.3 देखेंगे. इसको आप लोग ब्लू बॉक्स में पढ़ लीजिएगा. यहाँ पे द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल. यहाँ पे देखिए ओनियन पील की एक सेल को ऑब्जर्व करके इसका फिगर बनाया गया है. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री होती है, ठीक है, वो एक अनदर थिक लेयर से कवरिंग की जाती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं. देखिए सेल वॉल जो होता है वो प्लांट्स और बैक्टीरिया सेल पे ही पाया जाता है, एनिमल सेल पे नहीं पाया जाता है. जैसे एनिमल सेल में भी हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन कवर की रहती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को. तो इसमें क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है सेल वॉल. और ये किस में होती है? प्लांट्स और बैक्टीरिया पे होती है. द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. और इसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. द जेली लाइक सब्सटेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म.
देखिए साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जेली जैसा होता है। तो ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। जैसे ये हो गया हमारा न्यूक्लियस हो गया ये, और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन होगी। तो इनके बीच में यहाँ पे क्या भरा होता है, एक जेली टाइप सा सब्सटेंस भरा होता है जिसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, इस तरीके से होता है। You have learnt earlier that the cell membrane give us shape to the cell, है ना। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है। There is the outer thick layer is cell of plants called cell wall. This additional layer surrounding the cell membrane is required by plant for protection. वही मैंने आपको जो बताया है, इसमें एक एडिशनल लेयर होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं और ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। तो देखो प्लांट्स को क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बाहर मतलब सराउंडिंग से, जैसे टेम्परेचर हो गया है ना, हाई विंड हो गया, तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एडिशनल लेयर होती है। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। ये एडिशनल लेयर क्यों होती है, क्योंकि ये मूव नहीं कर पाते हैं ना। सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्राडिस कैनेटिया इलोडिया, है ना। तो ये सब क्या होता है, इसके सेल्स में ये सब की लीफ भी ऑब्जर्व की जाती है। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ ऑनियन, आप स्लाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद एक्टिविटी 8.4 बताई गई है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर इसमें हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज ए जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। वही जो अभी पहले बताया गया है, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। वेरियस अदर कंपोनेंट और organelles of cell are present in the cytoplasm. There are mitochondria, Golgi body, ribosomes, है ना। You will learn about them in later classes. अब देखिए साइटोप्लाज्म में ना और भी अदर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, है ना, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्गी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया। इसको आप लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे, है ना। क्लास 8th में अभी इसमें कुछ पार्ट ही बताया गया है, क्लास 9th में ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, लिविंग सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है ना, और ये सेल के सेंटर पे लोकेटेड होता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होता है, ठीक है ना, अलग रहता है। किसके द्वारा, एक मेम्ब्रेन के द्वारा, जिस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करके रखता है। This membrane is also porous and allow the movement of material between the cytoplasm and inside the nucleus. देखिए जो मेम्ब्रेन होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस होता है, ठीक है, और ये किसके मूवमेंट को अलाउ करता है, मटेरियल के, है ना। ऐसे मटेरियल जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, मूवमेंट होते रहते हैं, तो इनको ये अलाउ करता है। विथ अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन, यदि हम लोग बहुत हायर मैग्निफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप से देखें तो क्या देखेंगे, वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। यदि हम लोग बहुत स्मॉल बॉडी को, न्यूक्लियस को यदि हम लोग देखते हैं तो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत सारे, है ना, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोलस होते हैं उनसे मिलके बना होता है। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम्स। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में बहुत सारे थ्रेड टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको क्रोमोजोम्स बोलते हैं। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर टू कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। द क्रोमोजोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड। देखिए ये क्या करता है, जो क्रोमोजोम्स होता है ये जीन्स को कैरी करता है ना, और ये
इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से चाइल्ड में होते हैं, तो उन कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्पफुल होता है। और इन क्रोमोजोम्स को हम लोग तभी देख सकते हैं जब सेल डिवाइड होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि जीन क्या होता है। जीन इज़ द यूनिट ऑफ inheritance in living organism. It control the transfer of hereditary characteristics from parent to the offspring. This means that your parent pass some of their characteristics on you. If your parent has brown eyes, you may also have brown eyes. If your mother has curly hair, you might also end up having curly hair. However, the different combination of gene from parent result in the different characteristics. देखिए जीन क्या होता है। जीन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इनहेरिटेंस यूनिट होती है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कंट्रोल का काम करती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि किसी पेरेंट से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसके चाइल्ड तक में आते हैं, है ना। जैसे किसी के फादर की आइज ब्राउन है तो उसके बच्चों पे भी होती है ना, मदर के हेयर कर्ली हैं तो उनके बच्चों पे भी होता है, तो यही सब जीन कहलाता है ना। न्यूक्लियस इन द एडिशंस टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज अ कंट्रोल center of the activity of the cell. The entire content of a living cell is known as a protoplasm. It includes the cytoplasm and the nucleus. Protoplasm is called the living substances of the cell. देखिए अब हम लोग प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो लिविंग सेल का जो इंटायर कंटेंट होता है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। मतलब प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंसेस ऑफ द सेल। फिर हम लोग येलो बॉक्स में देखेंगे, द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए जो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है ना, तो वो जो होता है वो बाकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह वेल डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जिस तरीके से एनिमल सेल पे क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, बट इनमें जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उन पे न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर terms prokaryotic cell. The organism with these kind of the cell are called prokaryotes. देखिए ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। जिसमें जिन ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नहीं होता है उसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं और ऐसी सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई, है ना। द सेल लाइक ऑनियन सेल एंड चीक सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो जैसे ऑनियन सेल है ना, मतलब प्लांट सेल और ह्यूमन या एनिमल सेल बोले हम लोग, है ना। प्लांट सेल और एनिमल सेल पे क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना। तो इनको क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक सेल। ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसको यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूकैरियोटिक्स बोलते हैं। ओके, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है। While observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structures in the cytoplasm? It is called वैकोलस। ठीक है, जब हम लोग ऑनियन सेल को माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि इसमें ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स होता है ना, साइटोप्लाज्म में होता है, जिसको क्या बोला जाता है, वैकोलस बोला जाता है। इट कुड बी सिंगल और बिग एज इन द ऑनियन सेल। ये बहुत छोटा और बहुत बड़ा भी हो सकता है। चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैकोलस, लार्ज वैकोलस आर कॉमन इन प्लांट सेल, वैकोलस इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर। देखिए क्या होता है, जो वैकोलस होते हैं ये प्लांट्स में बड़े और एनिमल्स में छोटे होते हैं। इसके डिफरेंट साइज होते हैं ना, ये छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं, बट जो प्लांट सेल होते हैं उसमें जो वैकोलस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और एनिमल सेल पे ये बहुत। You might have noticed several small colored body in the cytoplasm of the cell of Tradescantia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cell
दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। देखिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ साइटोप्लाज्म में कलरफुल बॉडी देखने को मिलती है, ठीक है। ये ट्राइडेंस कांटिया लीव्स में भी देखने को मिलती है। इसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स बोलते हैं। और ये बहुत डिफरेंट कलर की होती हैं, है ना, और कुछ क्या होती हैं, ग्रीन पिगमेंट को कंटेन की रहती हैं, जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड्स होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स, यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में नेसेसरी होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंपेरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। यहाँ पे आपको एक टेबल 8.1 बताई गई है जिसमें दोनों पे डिफरेंस बता रहे हैं। तो देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल पे क्या डिफरेंस होता है। देखिए सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है ना, सेल वॉल क्या होती है, केवल प्लांट सेल पे प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल पे प्रेजेंट नहीं होती है। इसी तरह से न्यूक्लियस भी दोनों में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो भी दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म है ना, प्लास्टिड्स जो होता है वो प्लांट सेल पे होता है ना, एनिमल सेल पे नहीं होता है। और इसी तरह से जो वैकोलस है वो एनिमल सेल पे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जबकि प्लांट सेल पे छोटे होते हैं। जो वैकोलस है वो प्लांट सेल पे बड़े होते हैं और एनिमल में छोटे होते हैं ना, ऊपर मैंने पढ़ाया था। प्लांट्स में बड़े होते हैं और एनिमल में छोटे होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस लेसन पे पढ़ी, है ना। जैसे हम लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ द सेल, फंक्शंस ऑफ द सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इसमें हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने इसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में जाना, जीन के बारे में जाना हम लोगों ने, है ना। और दोनों के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस को भी पढ़ा। तो इस तरीके से ये चैप्टर हम लोगों का कवर हुआ। ओके, थैंक यू।